बॉलीवुड और फिल्मों की दुनिया से किसे प्यार नहीं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, ये शब्द सुनते ही एक अलग ही माहौल बन जाता है ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी अपनी जिंदगी ही एक बहुत बड़ी फिल्म हो और हम सब यहाँ सिर्फ एक स्क्रीन टेस्ट देने आए हों। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है, द डिवाइन स्क्रिप्ट, लाइफ एज ए स्क्रीन टेस्ट। ये लेख हमारी पूरी जिंदगी की तुलना एक फिल्मी ऑडिशन से करता है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये फिल्मी नजरिया हमें जीवन, भाग्य और हमारी असली पहचान के बारे में क्या सिखा सकता है। तो कहानी का सेटअप बड़ा सीधा सा है। एक मशहूर डायरेक्टर हैं जो एक धावक यानी एक रनर की जिंदगी पर फिल्म बना रहे हैं और हीरो के रोल के लिए 2 एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऑडिशन का सीन भी तय है। हीरो, जिसका नाम है रजत खन्ना, उसे रेस वाले दिन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना है और अपनी मंगेतर के साथ स्टेडियम के लिए निकलना है। एक्टर्स को कॉस्ट्यूम और डायलॉग की स्क्रिप्ट सब कुछ दे दिया गया है। और यहीं से ये कहानी एक आम कहानी से बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। लेख साफ कहता है कि यह एक रूपक है, एक एलिगरी। यहाँ जो डायरेक्टर हैं वो असल में ईश्वर हैं। अच्छा। और ये स्क्रीन टेस्ट ये हमारा जीवन है। जो कॉस्ट्यूम दिया गया है वो हमारा ये शरीर है। और सबसे दिलचस्प बात, जो डायलॉग स्क्रिप्ट है वो है हमारा प्रारब्ध, मतलब हमारी डेस्टिनी। वाह। हम सब एक तरह से इस दुनिया के सेट पर अपना अपना रोल निभाने आए हैं। ये तुलना ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक पहले से लिखी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। खैर, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले देखते हैं कि ऑडिशन में होता क्या है। तो पहला उम्मीदवार है यश, दिल्ली का एक 24 साल का लड़का। यश के किरदार की शुरुआत ही एक बहुत जरूरी डिटेल से होती है। वो मुंबई ऑडिशन देने के लिए अपने असली माँ बाप का आशीर्वाद लेकर निकलता है। हाँ, ये एक छोटी सी बात है पर कहानी के मर्म के लिए बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। वो जानता है कि उसका असली घर कहाँ है। सही बात। और सेट पर पहुंचकर वो एक परफेक्ट एक्टर की तरह बर्ताव करता है। डायलॉग डिलीवरी, टाइमिंग, इमोशंस, सब कुछ एकदम सटीक। उसे एक और सीन करना होता है, एक बाधा दौड़ का, हर्डल रेस। वो उसे भी बिना किसी परेशानी के तय समय में पूरा कर लेता है। और ऑडिशन खत्म होने के बाद वो शांति से अपने कपड़े बदलता है, डायरेक्टर को धन्यवाद कहता है और वापस दिल्ली की ट्रेन पकड़ लेता है। वो उस किरदार से, रजत खन्ना से, बिल्कुल भी नहीं चिपकता। यश यहाँ पर एक जागरूक आत्मा या कहिए एक साधक का प्रतीक है। उसे पूरी तरह पता है कि वो यश है, रजत खन्ना नहीं। वो सिर्फ एक रोल है। हाँ, रजत खन्ना तो बस एक किरदार है जो उसे कुछ समय के लिए मिला है। इसलिए वो स्क्रिप्ट यानी अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभाता है। कॉस्ट्यूम यानी अपने शरीर का पूरा ध्यान रखता है। और बाधाएं मतलब जीवन के संघर्ष, उन्हें एक चुनौती की तरह पार करता है। लेकिन उसे एक पल के लिए भी ये भ्रम नहीं होता कि ये सेट ही उसका असली घर है। काम खत्म, घर वापस। बिल्कुल। काम खत्म होते ही वो वापस अपने स्रोत की ओर लौट जाता है। यश का किरदार सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, डिसिप्लिन्ड, डिटैच्ड, फोकस्ड। लेकिन क्या असल जिंदगी में इतना डिटैच्ड होना मुमकिन है? कई बार जो लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, दुनिया उन्हें मतलबी या अनअप्रोचेबल भी तो समझ लेती है। ये कहानी इस पहलू पर कुछ कहती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। कहानी सीधे तौर पर तो नहीं कहती, लेकिन इसका इशारा यही है कि उसका डिटैचमेंट उदासीनता नहीं बल्कि जागरूकता है। अच्छा। वो अपने सह कलाकारों से बुरा बर्ताव नहीं करता। वो बस ये याद रखता है कि ये रिश्ते उस नाटक का हिस्सा हैं। ये वैसा ही है जैसे एक प्रोफेशनल एक्टर सेट पर सबका सम्मान करता है, पर पैकअप के बाद अपने घर लौट जाता है। सही। वो सेट पर ही अपना घर नहीं बना लेता। उसका फोकस अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाने पर है, न कि उस किरदार को अपनी असलियत बनाने पर। समझ गई। तो यश एक आदर्श साधक का उदाहरण है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा बन पाना कितना मुश्किल है। शायद इसीलिए कहानी में एक दूसरा किरदार भी है जो हमारी हकीकत के शायद ज्यादा करीब हो सकता है। अब एंट्री होती है शुभम की, जो भोपाल से आया है। और शुभम वो गलती करता है जो शायद हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर करते ही हैं। हाँ।
वो सेट को ही अपनी दुनिया मान लेता है। हाँ, उसका ऑडिशन तो पूरी तरह से एक ट्रेजेडी बन जाता है। सबसे पहले तो वो अपने कॉस्ट्यूम यानी रजत खन्ना के कपड़ों को गंदा करता है, कहीं से फाड़ भी देता है और उन्हें उतारने से ही मना कर देता है। अरे बाप रे। फिर वो एक बहुत ही अजीब काम करता है। वो स्क्रीन पर माँ बाप का रोल कर रहे एक्टर्स के पास जाकर कहता है कि आप ही मेरे असली माँ बाप हैं, मैं अब आपके साथ ही रहूंगा, मैं भोपाल में अपने परिवार को भूल चुका हूँ। ये पढ़ते हुए हंसी भी आती है और डर भी लगता है ना? क्योंकि ये हमारे भ्रम का सटीक चित्रण है। शुभम मायाबद्ध जीव का प्रतीक है। उसने सेट यानी संसार को और उस पर मिले रिश्तों को ही सच मान लिया। वो फिल्मी माँ बाप मतलब संसारिक रिश्तों के मोह में ऐसा फंसा कि अपने असली माँ बाप यानी अपने आध्यात्मिक स्रोत को ही भूल गया। और जब हर्डल रेस वाला सीन आता है तो वो बार बार गिरता है। वो उन बाधाओं को पार ही नहीं कर पाता। आखिर में डायरेक्टर गुस्से में उसे सेट से बाहर निकाल देता है। यहाँ तक कि उसकी को स्टार अनु भी उसे पागल समझती है। उसका बाधाओं में बार बार गिरना ये माया के जाल में फंसने का प्रतीक है। जब हम अपनी असलियत भूलकर किरदारों में खो जाते हैं तो जीवन की छोटी छोटी मुश्किलें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। सही बात है। हम उनमें ही उलझ कर रह जाते हैं। और डायरेक्टर का उसे बाहर निकालना ये दिखाता है कि जब हम अपनी स्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा भटक जाते हैं तो प्रकृति या वो दिव्य शक्ति हमें उस खेल से कुछ समय के लिए हटा देती है, जिसे हम अक्सर पुनर्जन्म या रीटेक कहते हैं, ताकि हम अपनी लाइनें फिर से सीख कर आएं। ये शुभम वाली बात मुझे ऑफिस की जिंदगी की याद दिलाती है। हाँ। लोग अपने रोल मतलब अपने जॉब टाइटल को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि वो कंपनी के बड़े मकसद और अपने साथी कर्मचारियों की इंसानियत को ही भूल जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। वो मैनेजर या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के किरदार में इतना खो जाते हैं कि घर जाकर भी वही एक्टिंग करते रहते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ आध्यात्म की बात नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान है। हमें जब भी कोई पहचान, कोई ओहदा, कोई रिश्ता मिलता है तो हमारा मन वो उससे चिपक जाता है। हम उस अस्थायी किरदार को अपनी स्थायी पहचान बना लेते हैं। शुभम कोई विलन नहीं है, वो बस भटक गया है। और सच कहूं तो हम सब में थोड़ा थोड़ा शुभम है। ये बात तो माननी पड़ेगी। हम सब कहते हैं कि हमें यश जैसा होना चाहिए, पर हमारी हरकतें अक्सर शुभम जैसी होती हैं। लेख भी यही सवाल पूछता है कि यश सही था या शुभम। जवाब तो जाहिर है कि शुभम ने हर लिहाज से गलत किया। उसे स्टूडियो की प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए था, स्क्रिप्ट फॉलो करनी चाहिए थी और 2 दिन में किसी से इतना मोह नहीं करना चाहिए था। हाँ, जवाब जाहिर है, लेकिन सवाल हमारे लिए है, क्या हम भी इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को अपनी असली पहचान मानकर इसके मालिक नहीं बन बैठे हैं? जब शरीर बूढ़ा होता है या बीमार पड़ता है तो हम परेशान हो जाते हैं, जैसे शुभम कॉस्ट्यूम फटने पर हुआ था। क्या हम भी इन सांसारिक रिश्तों को, जो इस जीवन रूपी फिल्म के सह कलाकार हैं, उन्हें ही अपना सब कुछ मानकर अपने असली आध्यात्मिक घर को भूल गए हैं? ये कहानी असल में एक आईना है जो हमें हमारा ही चेहरा दिखाती है। और कहानी के अंत में दोनों का अंजाम भी बताया गया है, जो इस आईने को और साफ कर देता है। यश के साथ क्या होता है? जाहिर है कुछ अच्छा ही हुआ होगा। ये एक में 3 संभावनाएं बताई गई हैं और तीनों ही पॉजिटिव हैं। अच्छा। पहली हो सकता है डायरेक्टर उसे उसी फिल्म के लिए साइन कर ले। दूसरी हो सकता है डायरेक्टर को लगे कि यश इस रोल के लिए अच्छा है, पर किसी दूसरे बड़े रोल के लिए और भी बेहतर रहेगा तो उसे अगली फिल्म का ऑफर दे दे। वाओ। या तीसरी, डायरेक्टर उसे साइन तो कर ले पर उसे कहे कि तुम में टैलेंट बहुत है, बस थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, और उसे किसी एक्टिंग स्कूल भेज दे। मतलब कुछ भी हो, यश का भविष्य उज्जवल है क्योंकि उसने अपना काम ईमानदारी और जागरूकता से किया। उसकी तरक्की निश्चित है। बिल्कुल। और बेचारे शुभम का अंजाम बिल्कुल उल्टा है। डायरेक्टर ने उसे सिर्फ अपनी फिल्म से नहीं निकाला, बल्कि अपने पूरे सर्कल में उसे ब्लॉक करवा दिया। ओहो। अब उसे कोई काम नहीं देगा, उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये दिखाता है कि जब हम माया में पूरी तरह खो जाते हैं तो हम आगे बढ़ने के मौके भी गंवा देते हैं। हम उसी चक्र में फंसे रह जाते हैं। तो मतलब साफ है, हमें शुभम की तरह सेट पे भ्रमित होकर भटकने के बजाय यश की तरह एक अनुशासित कलाकार बनना है। हमें याद रखना है कि हम रजत खन्ना नहीं है। नहीं, यानी हमारा सांसारिक किरदार हमारी पहचान नहीं है। हम वो आत्मा है जो कुछ समय के लिए ये रोल निभाने इस दुनिया रूपी मुंबई में आए हैं। ठीक कहा। हमारा काम अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से निभाना और पैकअप होने पर शांति से अपने असली घर लौट जाना है, बिना किसी मेलोड्रामा के। हाँ, बिना किसी मेलोड्रामा के। लेकिन यहीं पर मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, स्क्रिप्ट का, यानी प्रारब्ध का। अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर शुभम की गलती क्या है?
उसने जो किया वो भी तो स्क्रिप्ट का ही हिस्सा होना चाहिए, फिर उसे सजा क्यों मिली? ये इस कहानी का सबसे गहरा और जरूरी हिस्सा है। देखिए, लेख कहता है कि डायलॉग स्क्रिप्ट प्रारब्ध हैं। इसे ऐसे समझिए कि फिल्म की मोटी-मोटी कहानी, जो मेन प्लॉट पॉइंट्स हैं, वो लिखे हुए हैं। ओके। आपका जन्म कहाँ होगा, आपके माता-पिता कौन होंगे, आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं घटेंगी, ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ठीक है। ये आपका प्रारब्ध है। हाँ। लेकिन एक एक्टर के तौर पर आपको उन डायलॉग्स को बोलने की, उस सीन को करने की आज़ादी है। हाँ। आप उसे कैसे बोलते हैं, किस इमोशन के साथ बोलते हैं, ये आपकी मर्जी है। अच्छा। आप चाहें तो यश की तरह उसे पूरी शिद्दत से निभाएं, या शुभम की तरह उसमें अपने मन से कुछ भी जोड़ दें, कुछ भी बदल दें। लेख में एक जगह लिखा है कि हम अपनी मर्जी के डायलॉग्स भी डाल देते हैं। हाँ, शुभम का ये कहना कि आप ही मेरे असली माँ बाप हैं, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। ये उसका अपना इम्प्रोवाइजेशन था। ओह, तो इसका मतलब है कि प्रारब्ध एक फ्रेमवर्क है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास फ्री विल यानी कर्म करने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल, आपके सामने हर्डल रेस आएगी, ये स्क्रिप्ट में लिखा है। हाँ। लेकिन आप उसे दौड़कर पार करते हैं, या उसमें गिर जाते हैं, या दौड़ने से ही मना कर देते हैं, ये आपकी मर्जी है। यही क्रिय नॉड कर्म है, यानी वो कर्म जो हम इस क्षण में कर रहे हैं। यश ने अपनी स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल किया और बाधाओं को पार किया। शुभम ने अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया और वो वहीं उलझ कर रह गया। और हमारे यही आज के कर्म हमारी कल की स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाते हैं। तो हम अपनी फिल्म के एक्टर भी हैं और एक तरह से को राइटर भी। हम अपनी हरकतों से अपनी आगे की कहानी को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही तो जीवन का खेल है। हमें एक स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन हर सीन में हमारे पास ये चुनने का मौका है कि हम उसे कैसे निभाते हैं। हम जागरूकता और अनुशासन से उसे निभाकर डायरेक्टर यानी ईश्वर की नज़र में एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, या फिर भ्रम और मोह में पड़कर एक रीटेक के लिए मजबूर हो सकते हैं। चुनाव हमेशा हमारा होता है। तो ये थी जीवन के स्क्रीन टेस्ट की कहानी, एक शक्तिशाली रूपक जो हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़ी दिव्य कहानी का हिस्सा हैं और हमें अपना किरदार पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। और सभी के लिए सोचने के लिए एक विचार। इस पूरी कहानी में डायरेक्टर चुपचाप सब कुछ देख रहा है। वो यश को शाबाशी देने नहीं आता और शुभम को बीच में रोकता भी नहीं है, जब तक कि वो हद पार ना कर दे। सही बात है। तो विचार करने वाली बात यह है, अगर डायरेक्टर यानी ईश्वर ने हमें स्क्रिप्ट दी है और वो हमारे हर एक्शन को देख रहा है, तो वो हमारे इम्प्रोवाइजेशन में दखल क्यों नहीं देता? क्या उसका चुप रहना भी इस दिव्य नाटक का एक हिस्सा है, जो हमें अपनी गलतियों से सीखने की पूरी आज़ादी देता है?